Of course, it is moral policing. That is the base of what. The base ही है moral policing. ये बेस है मॉरल पुलिसिंग। सरकार चाहती है कि आप क्या खाओ हम तय करें, आप क्या पहनो हम तय करें, आप क्या लैंगिकता के हो हम तय करेंगे, आप हमें किसको क्या सर्विस देनी है हम तय करेंगे। अरे नालसा जजमेंट में सेल्फ मैं डिसाइड करूंगी कि मेरा जेंडर क्या है। कोई मर्द औरत तो इस भारत में उनको कोई तकलीफ नहीं है ना। कोई लीडर जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है उनको कोई मेडिकल बोर्ड के सामने जाके खड़ा होके ये प्रूव करवाना तो नहीं है कि मैं मर्द हूं कि मैं औरत हूं। तो ट्रांसजेंडर्स को क्यों, किन्नर कम्युनिटी को क्यों, इंटरसेक्स को क्यों, हिजड़ा को क्यों, शिव शक्ति को क्यों, हम क्यों जाके किसी के सामने नंगे हो। कल ही एक बच्चे ने, जब राज्यसभा में ये बात हो रही थी, कल ही एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इसी दिल्ली शहर में एक मेरी चेला रात को 12 बजे बोलती है कि मैं फैशन डिजाइनर हूं, अब मैं कैसे काम करूंगी, लोग मुझसे क्या करेंगे, मेरे को मन करता है मैं अपनी जान दे दूं। तो उसको हमने चिल्ला समझा फुसला के रात के 3 बज गए हमें। बताइए आप, एक एक बच्चों के साथ, मतलब इंसान की जिंदगी आपके लिए खिलौना हो गई है। आप जब चाहे तब आप पूरे समाज को डिलीट मार सकते हो आपके कंप्यूटर पे बैठ के, पर हम डिलीट होने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट में कहा नहीं था क्या कि ओबीसी कैटेगरी दो? आपने क्यों नहीं दिया जब अमेंडमेंट लाए? आपको देना चाहिए था ओबीसी कैटेगरी, आपको रिजर्वेशन देना चाहिए था, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देना चाहिए था। क्यों, हम क्यों नहीं काम करें? सभी भीख मांगे क्या? बाद में आप कहते हो कि सिग्नल पे भीख मांगते हैं, दुकानों पे भीख मांगते हैं, ये ऐसा करते हैं। अरे ये क्या अमेंडमेंट लेके आए हो? लाते तो एम्प्लॉयमेंट पे लाते, आप लाते तो और दूसरी चीजों पे लाते, हेल्थ पे लाते, हाउसिंग पे लाते। झुग्गियों में मैं क्यों रहूं, मेरा समाज। हाउसिंग बोर्ड है, 2% रिजर्वेशन उधर भी दीजिए, ज्यादा नहीं 2% मांग रही हूं। हम भी अच्छे बिल्डिंगों में घर खरीद के रहे। इसी में ऐड करना चाहेंगे कि अन्य राज्यों में, अनेक राज्यों में प्रावधान किया गया था कि अनाथ और दिव्यांगों को आरक्षण दिया गया है। उसी बेसिस पर कुछ कुछ राज्यों में इसके लिए फाइल्स भी मूव ऑन हुई थी कि हम दिव्यांग या अनाथ कैटेगरी के साथ अनाथों में ही क्यों न ढकला जाए, जहां माँ बापों ने हमें निकाल दिया है। उसके बाद इसका बोला गया कि कुछ कुछ राज्यों में 50% के ऊपर आरक्षण गया तो हम दे नहीं पाएंगे, आप अपने अपने जाति से आरक्षण लीजिए या फिर ईडब्ल्यूएस में जाइए। मुझे बताने में ये होता है कि हमारे पास जाति के लिए अपने माँ बाप ने आधार ही नहीं दिया तो जाति प्रमाण पत्र कहां से आएगा। और हर ओपन हो या वो एससी हो या किसी भी बिलोंग करता हो, जब 1947 के बाद हमारा संविधान बना, सबसे मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं वो देखा गया कि ये किस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आता है। तब से लेकर आज तक किसी ने हमारे बारे में सोचा कि कम्युनिटी सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, जबकि 2014 में नालसा जजमेंट के बाद पता चला कि वेरी वेरी बैकवर्ड क्लास तमिलनाडु के एक जजमेंट में भी है। अगर आप देखेंगे, इट इज द मोस्ट बैकवर्ड क्लास ऐसा लिखा गया है। उसके बाद भी सरकार हमारे लिए कोई आयोग स्थापन नहीं करती, जैसे कि आज ट्राइबल आयोग है, महिला आयोग है, एससी आयोग है, वैसा आयोग स्थापन कर हमें आरक्षण का प्रावधान नालसा जजमेंट स्वयं देता है। और वो अगर किया जाए तो आरक्षण की फाइलें जल्द से जल्द मूव ऑन होगी और डिस्क्रिमिनेशन के लिए स्वतंत्र आयोग लड़ाई के लिए कामयाब हो सकता है। उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं सदन को ये सूचित करना चाहती हूँ कि आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस विधेयक पर चर्चा के लिए 3 घंटे का समय आवंटित किया गया है। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। माननीय सभापति महोदय जी, इस विधायी नीति का आशय केवल उन लोगों की रक्षा करना है
जो अपनी जैविक स्थिति के कारण गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं। नीति का उपयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए किया जाए जिन्हें वास्तव में ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उभयलिंगी के रूप में जाने वाले एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की रक्षा करना, अधिनियम के लाभ प्राप्त करने के लिए उभयलिंगी व्यक्तियों को उचित और निश्चित पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सटीक परिभाषा देना आवश्यक था। वयस्कों और बच्चों का अपहरण कर उन्हें विच्छेदन, बधियाकरण, हार्मोन थेरेपी और अन्य समान थेरेपी या रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से प्रतिवर्ती या अपरिवर्तनीय शारीरिक क्षति पहुंचाना और उन्हें जबरन उभयलिंगी पहचान अपनाने के लिए मजबूर करना अक्सर भीख मांगने या शोषण को अपराध के रूप में देखा गया है। इसमें एक इनकी परिभाषा में संशोधन करने का एक जो प्रमुख बिंदु आया है, इसमें मेडिकल बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी वो राज्यों के या संघ राज्य क्षेत्रों के वो नियुक्त किए जाएंगे और उनकी अध्यक्षता में बोर्ड सिफारिश करेगा। बोर्ड की सिफारिश के बाद जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनको पहचान प्रमाण पत्र वो दिए जाएंगे। राष्ट्रीय परिषद के गठन में भी बदलाव किया गया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि परिषद में निदेशक स्तर के व्यक्ति राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रतिनिधियों के रूप में परिषद का हिस्सा बन सकेंगे। यह कदम प्रशासनिक कार्य प्रणाली को सुदृढ़ और सशक्त बनाएगा। मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि इस पर विचार करें और विचार करने के साथ ही साथ इसको पारित करने में अपना सहयोग देना। माननीय सदस्य श्री आनंद भदौरिया जी। आदरणीय सभापति जी, मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी, मेरे नेता पीडीए के जननायक, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, बेबस लोगों की आवाज, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से इस विधेयक के विरोध में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति जी, जो पीड़ित हैं, बेबस हैं, हम उनका हक दिलवाएंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, हम उनका हक दिलवाएंगे। सभापति जी, हम पीडीए के मानने वाले लोग हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, हम आज उनके साथ खड़े हैं। रामचरितमानस के अगर चौपाइयां आपने पढ़ी होती, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का आदर्श अगर देखा होता, सभापति जी, जब प्रभु श्री राम वनवास जा रहे थे तो अयोध्या के नर नारी और बहुत सारे लोग, किन्नर समाज के लोग उनको छोड़ने के लिए आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जब 14 वर्ष वनवास के बाद लौट करके आए तो तमसा नदी के तट पर उन्होंने कुछ लोगों को देखा और कहा, आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब, आपने प्रभु, आपने कहा था कि अब हमें छोड़ने के बाद नर नारी यहां से वापस चले जाएं, लेकिन हमारे लिए तो आपने कोई आदेश नहीं किया था, इसलिए हम 14 बरस तक आपका प्रभु यही इंतजार करते रहे। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने वही आशीर्वाद उनको दिया कि कलयुग में आप जिसको आशीर्वाद दोगे वही फलीभूत होगा, वही आगे बढ़ने का काम करेगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम की मर्यादा का ध्यान आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने नहीं रखा। आप कह रहे हो कि जो उभयलिंगी हैं उनके लिए ये बिल लेकर के आ रहे हो। अगर उनके लिए ये बिल लाया जा रहा है तो फिर सड़क पर उनका विरोध क्यों है? देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर उनका विरोध क्यों है? और विपक्ष के जो हम दल हैं आखिर क्यों उनका विरोध कर रहे हैं? आपके इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इसलिए सभापति जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, जो आपत्तियां हैं, और साथ ही साथ जब मैं पीडीए की बात कर रहा था तो सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी। मैं सत्ता ट्रेजरी बेंच को बताना चाहता हूं
समाजवादी पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले अपने संगठन के अंदर समाजवादी किन्नर सभा का गठन किया और किन्नरों की हक और आवाज को, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो शौक है सबको लाइन में लगाने के लिए। आपने नोटबंदी के नाम पर देश की जनता को लाइन में लगा दिया। आपने अब जिलाधिकारी के माध्यम से इन किन्नर समाज के लोगों को भी आप लाइन में लगाने के लिए, आप पता नहीं आपको लाइन में लगाने की इतनी क्यों जल्दी रहती है। सभापति जी, जो आपत्तियां हैं, ये बिल ट्रांसजेंडर व्यक्ति की एक बहुत ही संकीर्ण और लिमिटेड परिभाषा देता है। इनमें सिर्फ कुछ सोशियो कल्चरल ग्रुप्स और इंटरसेक्स लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन इनमें मनमाने तरीके से ट्रांसमैन, ट्रांस मैस्कुलिन जो इन समूहों में नहीं है, ट्रांस वुमेन, जेंडर क्वीर, नॉन बाइनरी लोगों को बाहर कर दिया गया है। ये साफ तौर पर अनफेयर एक्सक्लूजन है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। असल में ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके अलग अलग तरह की आइडेंटिटीज हैं, एक्सपीरियंस आते हैं। इस डाइवर्सिटी को इग्नोर करना न सिर्फ संविधान के खिलाफ है, बल्कि इससे लोगों को और ज्यादा एक्सक्लूड और हाशिए पर किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन बिना किसी ठोस कारण के और असंवैधानिक तरीके से 2019 के एक्ट की धारा 4(2) को हटा देता है, जो सेल्फ आइडेंटिफाई, खुद की पहचान तय करने के अधिकार की गारंटी देता था। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को हटाना एक तरह से व्यक्ति की पहचान, उसकी गरिमा और अपने फैसले लेने की आजादी को खत्म करना है। ये ऐसा है जैसे इंसान को अपने ही असली रूप में जीने को गलत या अपराध जैसा बना दिया गया है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 भी कमजोर होते हैं। पिछले कुछ सालों में नेशनल पोर्टल 15 मार्च 2026 के अनुसार 37,000 एप्लीकेशन में से 32,000 सक्सेसफुली प्रोसेस हुए हैं। 2019 एक्ट के तहत इससे कई ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन और जेंडर क्वीर लोगों को लीगल पहचान और प्रोटेक्शन मिला था, लेकिन अब इस नए संशोधन के कारण उनकी ये लीगल पहचान, उससे जुड़े हुए अधिकार और सुविधाएं खतरे में पड़ सकती हैं। जिस देश में सांस्कृतिक और धार्मिक आत्मा के आधार पर महाभारत हो, गीता हो, उसमें भी कहीं ना कहीं, अगर महाभारत में हम देखें तो उसमें भी शिखंडिष्ट महारथा कह करके संबोधित किया गया था। आज आप क्यों उभयलिंगी समुदाय के खिलाफ हो गए? सभापति जी, ट्रांसजेंडर समुदाय हमेशा से समाज की मुख्य धारा से शोषित, उत्पीड़ित, अपने समुदाय, अपने जैसे अन्य साथियों के बीच रह करके अपनी सुरक्षा, अपने तरह से जीने का हक हासिल करता आया है, लेकिन यह बिल उनसे उनका वो हक भी छीन रहा है। प्रस्तावित धारा 18G, जो किसी को ट्रांसजेंडर के रूप में दिखाने के लिए बहकाना या मजबूर करना को अपराध बनाती है, काफी चिंताजनक है। आप केवल अपराध की श्रेणी में ले आएंगे, पूरी की पूरी कम्युनिटी को आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। जो अपराधी हैं, अगर कोई गलत कर रहा है तो CRPC में भी तमाम धाराएं हैं, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी को अपराध की श्रेणी में लाना कतई अनुचित है। इस तरीके से पनिशमेंट वाले प्रावधान एंटी डिस्क्रिमिनेशन और वेलफेयर कानून में जोड़ने से उल्टा ट्रांसजेंडर लोगों को और उनके सपोर्ट सिस्टम को ही क्रिमिनलाइज करने का खतरा है। ऐसे प्रावधान अस्पष्ट और मिसयूज के लिए खुले हुए हैं, जिससे ये अपने असली उद्देश्य यानी ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की रक्षा के खिलाफ चले जाते हैं। सभापति जी, ये बिल एक मेडिकल बोर्ड बनाने की बात करता है, जो ट्रांसजेंडर लोगों को स्क्रीन करेगा। इस बोर्ड के रिकमेंडेशन के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिया जाए या नहीं, और जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा मेडिकल ओपिनियन भी मांगा जा सकता है। इसके अलावा बिल ये भी कहता है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को उन लोगों की जानकारी देना जरूरी होगा जिन्होंने जेंडर अफर्मिंग केयर ली है। ये सभी प्रावधान काफी दखल देने वाले हैं। सवाल ये है, आप इतने अधिकार सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्यों लगातार देते जा रहे हो? आप कोई भी विधेयक लेकर के आते हो, लगातार अधिकारी को इतने अधिकार क्यों देते जा रहे हो? कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है।
आप लगातार जिलाधिकारी के माध्यम से निरंकुश करते जा रहे हो। ये बिल बिना किसी मैग्नीफुल कंसल्टेशन के लाया गया है। इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर से सही तरीके से बात नहीं की गई। इससे ट्रांसजेंडर लोगों के बड़े हिस्से को बाहर रखा गया है, जिससे उनका और ज्यादा हाशियाकरण, कलंकित होना बढ़ सकता है। प्रस्तावित संशोधन उन हजारों ट्रांसजेंडर लोगों के लिए खतरा पैदा करता है जिन्होंने 2019 एक्ट के तहत अपनी लीगल पहचान हासिल की थी। सभापति जी, उनका क्या होगा? अभी 2019 में ये संशोधन लेकर के आए थे, अब इतनी जल्दी फिर इनको संशोधन लाना पड़ रहा है। जिन्होंने 2019 एक्ट के तहत अपनी लीगल पहचान हासिल की थी, इससे उनकी जिंदगी में गहरी सोशल और लीगल अनिश्चितता आ जाएगी। ये न सिर्फ इम्प्रैक्टिकल है, बल्कि इससे लोगों को फिर से भेदभाव का शिकार होना पड़ेगा। ऐसे में कई लोग अनसेफ और अनरेगुलेटेड मेडिसिन ऑप्शन यानी कि सर्जरीज की तरफ बढ़ जाने को मजबूर हो सकते हैं। 2019 एक्ट के मकसद को और कमजोर करता है। इसके अलावा जिन्होंने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जेंडर अपग्रेड करवा लिया है और कई मामलों में मेडिकल ट्रांजिशन भी किया है, उन्हें अब वापस जन्म के समय तय जेंडर पर लीगली लौटने का खतरा हो सकता है। इस तरह का रोल बैक लोगों में अपनी लीगल आइडेंटिटी को लेकर के, नौकरी को लेकर के, बेसिक सर्विस को लेकर के गहरी चिंता और असुरक्षा पैदा करता है। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 2019 के एक्ट के तहत ढाल ली है, उनका क्या होगा? 2016 का बिल एक वजह से बदला गया था और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी G7 में और संसद में 2019 के एक्ट को प्रोग्रेसिव एक्ट बताया था और यह कहा था कि हमने ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं। लेकिन अब इन प्रोटेक्शंस को वापस लेना सरकार की अपनी ही सोच और विजन के खिलाफ है। इससे ट्रांसजेंडर, जेंडर डाइवर्स लोगों को सालों की सोशल, लीगल, पर्सनल प्रोग्रेस कमजोर हो जाएगी। ऐसा कोई भी संशोधन जो इन अधिकारों को नजरअंदाज करता है वह न सिर्फ इम्प्रैक्टिकल होगा बल्कि हार्मफुल भी होगा और संविधान के हिसाब से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। सेक्शन 18G वाला प्रावधान गलत समझ पर आधारित है और गलत जगह रखा गया है। इससे ट्रांसजेंडर लोगों के साथ साथ उनका सपोर्ट सिस्टम जैसे उनके परिवार, दोस्त, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, कम्युनिटी ग्रुप्स और NGOs सबको हैरेसमेंट, डराने, धमकाने, झूठे केस, यहाँ तक कि जेल के खतरे में भी डाल देता है। प्रोटेक्शन देने के बजाय ये बिल घरों और सपोर्ट सिस्टम के अंदर डर और अनिश्चितता पैदा करता है। ये बिल मेडिकल बोर्ड के जरिए बेवजह नियंत्रण जोड़ता है और जेंडर अफर्मिंग केयर की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता है। इस तरह मेडिकल जांच बहुत इनवेसिव और जिससे हेल्थ केयर तक पहुंच भी निगरानी बन जाती है। ये बिल 2019 एक्ट के सिंपल 2 स्टेज प्रोसेस की जगह एक कॉम्प्लिकेटेड 5 स्टेज सिस्टम लेकर के आ रहा है जो हेल्थ, डिग्निटी और डिसीजनल ऑटोनॉमी के अधिकार का उल्लंघन करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 के ट्रांसजेंडर बिल पर बनी स्टैंडिंग कमेटी ने पहले ही ऐसे सिस्टम के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि स्क्रीनिंग पैनल में मेडिकल प्रोफेशनल्स होने से ये खतरा बढ़ जाता है कि किसी की आइडेंटिटी को मेडिकली, फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एलिजिबिलिटी के आधार पर परखा जाएगा। ऐसी अप्रोच ट्रांस आइडेंटिटीज को एक बीमारी की तरह दिखाता है और सपोर्ट कोर्ट के फैसलों व इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है जो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति की सेल्फ आइडेंटिटीज, जेंडर को मान्यता मिलनी चाहिए। 2019 एक्ट की सेक्शन 7(3) अभी ट्रांसजेंडर लोगों को प्रोटेक्शन देती है, खासकर जब वे जेंडर अफॉर्मिंग प्रोसीजर करा लेते हैं और अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जेंडर अपडेट कर लेते हैं। लेकिन प्रपोज्ड अमेंडमेंट इस प्रोटेक्शन को हटा देता है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्रांजैक्शन किया है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए हैं वे 2019 एक्ट के तहत मिलने वाली लीगल सुरक्षा को खो सकते हैं। इससे उनकी जिंदगी में अनिश्चितता पैदा होगी। साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ राइट संशोधन विधेयक को वापस आपको लेना चाहिए और अगर नहीं वापस ले सकते हैं
तो इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए। साथ ही साथ अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि भिक्षावृत्ति में और जबरदस्ती इससे उभयलिंगी लोगों की संख्या बढ़ाई जा रही। माननीय मंत्री जी, आखिर क्या कारण है जो देश में भिक्षावृत्ति बढ़ रही है? आप भिक्षावृत्ति पर रोक क्यों नहीं लगाते हो? आखिर क्यों देश में ऐसे हालात सरकार ने पैदा कर रखे हैं कि भिक्षावृत्ति उन्मूलन नहीं हो रहा है, लोगों को भीख मांगने के लिए आज मजबूर होना पड़ रहा है। आप भीख मांगने पर रोक लगाइए, लोगों का जीवन यापन स्तर ऊपर उठाइए, जिससे लोग भीख मांगने को मजबूर न हो। मैंने भीख मांगते तमाम लोगों को देखा है, लेकिन किसी किन्नर समाज के लोगों को, उभयलिंगी समाज के लोगों को भीख मांगते सड़क पर, चौराहों पर नहीं देखा है। वो तो नेक मांगते हैं और आशीर्वाद देने का काम करते हैं। इसलिए हम जरूर, आज पूरा किन्नर समाज बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हम विपक्ष के लोग उनकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज को स्वर देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता के कारण आज उनको कहीं ना कहीं चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है, जिनके सामने आज पहचान का संकट पैदा हो रहा है। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के नाम पर वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम समाजवादी लोग हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या में किन्नर समाज के व्यक्ति को वहां महापौर का चुनाव लड़ाने का काम किया था। अगर आप भी आगे बढ़िए तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी, सदन में भी लाइए किन्नर समाज को, उनको भी आरक्षण देने का काम करिए। उनके हक की लड़ाई हम समाजवादी लड़ते रहेंगे, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। और ये जो विधेयक आपने उनके अधिकारों पर हमला करने के लिए आप लाए हैं, उसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाइए। सभापति जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, 3 मिनट्स। Sir, thank you. First, I associate myself with all the speakers from this side of the House. कल रामनवमी है, आप सबको राम जी की बधाई, रामनवमी की बधाई। हाँ माननीय सदस्य, आप इधर देख के बोलिए तो नहीं, मैं अभी कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहां जाएगा, मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ आप लोग बैठ जाए माननीय सदस्य, आप बोलिए। बच्चे बैठ जाओ। इस समय आपका किल हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। आप समय का सदुपयोग करें। आप मुझे टोकिए, नहीं, इनको मत टोकिए सर। उनको तो मैंने पहले बोला कि अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में तो नहीं वो बोलेगा। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप कुर्सी पे बैठे हैं, कभी इधर के नहीं सुनते हैं, कभी उधर के नहीं, तो समान विचार होगा। कभी की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं कभी की बात नहीं कर रही। नहीं, टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल। You cannot take my time. विषय पे सर, दिस कम्युनिटी जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी डिग्निटीज को हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। राम जी ने कहा था, क्योंकि जैसे आपको संजय सिंह जी ने कहानी सुनाई कि हर शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति में कार्य सफल होगा। हमारे यहाँ परंपरा है कि हर शुभ अवसर पर वो लोग आते हैं, उनको पता होता है कि इनके घर में बच्चा होने वाला, वो मार्क करके जाते हैं और आप उनको दिल से देते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है बहुत शुभ होता है। जैसे जॉन जी ने अभी कहा, डोंट टेक द रॉथ, it's considered very bad.
I will not use the gesticulation that they use to curse. Please do not take their route. And this is what our mythology says. पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ इनको रखा जाता था महारानियों को और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए. They were considered safe. But today suddenly the government is feeling very unsafe with their presence. I'm really surprised. और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपके पास इतनी चीजें हैं करने के लिए. दिस इज आवर बजट सेशन, उसके ऊपर चर्चा करिए. टॉक अबाउट द prosperity or whatever the budget is going to bring of the country. संक्षिप्त करिए माननीय सदस्य. आप संक्षिप्त नहीं, जितना समय अलाट होगा, जो आपको पीठ पर देखकर बोलना है. Legislative priority should be given to finance related bills before taking up other matters of such sensitive and consequence. I would like to ask, what is the urgency in bringing this bill at this stage? Why can it not be examined with the depth and care it deserves? And very importantly, sir, we need representation of that community in these two houses. उनको बना के लाइए nominated member. उनकी तकलीफ को सुनिए, उनके दर्द को सुनिए, उनकी व्यथा को सुनिए, उनके सर्वाइवल को सुनिए, and then bring this bill to the house. बहुत धन्यवाद. आपकी बात आ गई. नहीं, 1.5 मिनट ज्यादा हो गया है. Sir, in the last 10 years, 7 out of 10 bills were sent to JPC. And in the last 5 years, only 2 out of 10 were. Are we doubting the competency of JPC? What is this reduction? आप हर चीज को मार्जिनलाइज कर रहे हैं. मत करिए. आवाज को सुनिए, समझिए. बहुत बड़ी परीक्षा आपके सामने आने वाली. All this raises a very important question. Are we as a house moving away from detailed legislative scrutiny? And if so, does it not risk undermining the very purpose of our parliamentary committee system? The bill completely removes the right to self-determination, and this is a clear violation of the NALSA judgment and the constitutional rights guaranteed in Article 14, 19, 21. Are we strengthening the Constitution, or are we drifting away from its guarantees of equality, dignity, and justice? ना बुद्धिजीवी है, ना हृदयजीवी. Bringing in such an insensitive legislation really is pathetic. You are talking about a very धन्यवाद. नेक्स्ट माननीय सदस्य अब्दुल वहाब, 3 मिनट्स. अब्दुल वहाब को मैंने पानी पिलाया, बैठ जाइए. नहीं, आपने पानी जान बिटास को पिलाया है. Sir, we are talking about discriminate against a certain minority, and minority is not only religious, it is also social. Is this government, by bringing this bill, going against the Constitution of India, or is it that they want to create a vote bank for the upcoming elections and aid in SIR? Does this bill uphold constitution morality, or does it risk creating division rather than protecting rights? Sir, our legislation should protect and not isolate and not exclude. According to me and my party, this bill is discriminative, inhumane, and taking away from the dignity of a section of the society. My request is to withdraw the bill, send it to JPC, bring it back after consideration in the monsoon session, and let's discuss it. Thank you so much for being generous. आपको 4 मिनट से ज्यादा एक्सेस मिला है. माननीय सदस्य
श्री संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने 5 मिनट्स इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जिसके लिए आप ये बिल बनाने जा रहे हैं, कम से कम उनकी भावनाओं को समझिए, सुनिए, उनसे बातचीत कीजिए और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत कीजिए और उसके बाद कोई ऐसा बिल लेके आइए जिससे उनका भला हो सके। मान्यवर, 45 वर्षों के बाद इस सदन को गर्व होना चाहिए, इस सदन को गर्व होना चाहिए कि 45 वर्षों के बाद त्रुचि शिवाजी ने एक बिल प्रस्तुत किया था राज्यसभा में जो पास हुआ, उसका गर्व होना चाहिए आपको। लेकिन आपने उसको पलट दिया जाके लोकसभा में पलट दिया। 2019 में एक बिल आपने पास किया और उसके बाद उसके परिवर्तन में फिर आप खड़े हो गए, अपने ही बिल के परिवर्तन में आप खड़े हो गए। मान्यवर, मैं एक घटना का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ये किस समाज के लोगों से आप दुश्मनी ले रहे हैं? भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे मान्यवर, तो उन्होंने नर से कहा आप जाइए, नारी से भी कहा आप जाइए, किन्नर समाज के लोगों से नहीं कहा। वो वहीं रुके रहे, वहीं इंतजार करते रहे और जब भगवान श्री राम वापस आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उनकी भक्ति को देख के। आप उस समाज के साथ विश्वासघात करने जा रहे हैं, उस समाज के साथ आप धोखा देने जा रहे हैं। वो बधाइयां देने का काम करते हैं, हर शुभ अवसर पर उनको बुलाया जाता है, हर शुभ अवसर पर उनको शुभ माना जाता है। आप उनको धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप किन्नर समाज के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं? कल्याण की कहानी सुनेंगे आप कैसा कल्याण कर रहे हैं? वर्ष 2021-22 में मोदी जी की सरकार ने 20 करोड़ रुपए इनके कल्याण के लिए आवंटित किया, खर्च किया मात्र 1 करोड़ 91 लाख रुपए, मात्र 9.55%। 2022-23 में 30 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया किन्नर समाज के कल्याण के लिए, खर्च किया मात्र आपने 12 लाख रुपए, 0.4%। वर्ष 2023-24 में वर्ष ऑथेंटिकेट करूंगा नहीं, प्रतिशत में थोड़ा ज्यादा है। हाँ, मैं बता रहा हूं, प्रतिशत गलत करो। 0.0 ये समय जो बोला सर मुझे दीजिएगा। 2023-24 में आपने आवंटित किया 52.91 करोड़ रुपए और आपने खर्च किया 6.59 करोड़ रुपए, 12.45% मात्र। वर्ष 2024-25 में आपने आवंटित किया 68 करोड़ 46 लाख रुपए और आपने खर्च किया 5 करोड़ 14 लाख रुपए, 7.5%। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के किन्नर समाज के लोग आपके चेहरे पर कालिक लगाने का काम करेंगे। ये विश्वासघात कर रहे हैं आप, ये विश्वासघात कर रहे हैं आप उनके साथ। हर साल आपने उनके कल्याण के नाम पर जो बजट निर्धारित किया, उतना पैसा भी नहीं खर्च किया, उतना पैसा भी नहीं खर्च किया। और इस समाज से कैसे कैसे लोग निकल कर आए मान्यवर। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाके भारत का प्रतिनिधित्व किया, इस समाज से मधु किन्नर निकल के आई, इस समाज से सबनम मौसी निकल के आई जो पहली विधायक बनी मध्य प्रदेश से, इस समाज से आशा किन्नर निकल के आई जो गोरखपुर की मेयर बनी, इस समाज से जयता मंडल निकल के आई जो बंगाल में जज बनी, इसी समाज से गौरी सावंत निकल के आई जो सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम जिन्होंने किया, इसी समाज से मानवी बंदोपाध्याय निकल कर आई और उन्होंने एक कॉलेज की प्रिंसिपल बनने तक वो बनी। मान्यवर, आप किसी के तो सगे हो जाओ, किसी के तो सगे हो जाओ। नौजवानों को आपने धोखा दिया अग्निवीर लाके, किसानों को आपने धोखा दिया, फसल का दाम नहीं देते, 3 काला कानून लेके आए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। कोरोना में आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाइन खड़ा कर दिया, गैस में लाइन खड़ा कर दिया।
अपनी पहचान कराने के लिए एक ट्रांसजेंडर को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, उसकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, उसकी बेइज्जती की जाएगी। मैं तो हैरान हूं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं दारू पी के आ जाते हैं, सिगरेट पी के आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। आप नैतिकता के अलंबारदार हो गए। आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। कौन बीजेपी के लोग हैं, आके सामने बोलिए, क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? आप इतने बड़े दूध के धुले बन गए। मैं खत्म कर रहा हूं सर, समाप्त कर रहा हूं सर। अरे आपने बीच आपको नहीं कहा सर, आप ना दारू पीते ना सिगरेट पीते, मुझे पता है, मुझे पता है। मान्यवर, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे इस सदन में किन्नरों को, किन्नर समाज के लोगों को, ट्रांसजेंडर्स को अपमानित करने का काम लगातार जो किया जा रहा है, ये बंद किया जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए और तब सेलेक्ट कमेटी में भेजकर ही इस बिल को पास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रोफेसर मनोज कुमार झा, 4 मिनट। शुक्रिया सर, शुक्रिया उपसभापति महोदय। मैं जानता हूं वक्त साथ नहीं दे रहा है, फिर भी इसी वक्त में अपनी बात रखूंगा। मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं माननीय उपसभापति महोदय कि देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी एंड मॉरल मेजॉरिटी। ये सरकार लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी को तो मानती है, बिल्स लाती है, मॉरल मेजॉरिटी को लेकर के इनकी सोच मैंने कई सारे बिल्स में देखे हैं। मैं माननीय ईएम साहब को मुस्कुराता देख रहा हूं, विपरीत परिस्थिति में भी उनकी मुस्कुराहट आकर्षक है। माननीय उपसभापति महोदय, हमने कॉलेज के दिनों में पढ़ा, आपने ही पढ़ा होगा, जॉर्ज ऑरवेल, माइकल फुको। मैंने इंडिया इस सरकार ने भले डीकोलोनाइजेशन वगैरह वगैरह अलग बात होती हो, लेकिन बिग ब्रदर इज वॉचिंग से लेकर के विजिबिलिटी इज ए ट्रैप, इसी के बीच में सारे अधिनियम, सारे बिल्स आते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आज मैं इस सदन के अंदर एक कन्फेशन के साथ, हम में से कई लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लेकर के अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। पूर्वाग्रह सबटेरेनियन लेवल पे है और हम सब जब तक अपनी वोकैबुलरी ऑफ प्रेजुडिसेस को खत्म नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे, हम कभी ईमानदार विश्लेषण नहीं कर पाएंगे और इनकी जिंदगी क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों हमारी ही तरह की गरिमा चाहिए, ये मैं माननीय उपसभापति महोदय चाहूंगा। मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं अपने स्टूडेंट्स का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अपने परिवार के सदस्यों का, अपने दोस्तों का, अपने सहपाठियों का, अपने कुछ संसद सदस्यों का भी, जिन्होंने इस पूरे मसले पे मेरे ज्ञान का भी विस्तार दिया। माननीय उपसभापति महोदय, अभी पिछले दिनों प्रेस क्लब पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने एक विशाल आयोजन किया था, मैं भी आमंत्रित था, रेणुका जी भी थी, जॉन बिटास थे। उसमें से एक व्यक्ति जो पैनल में थे, उन्होंने जो कहा मैं 30 सेकंड में बताता हूं। पुरुष कह करके जन्म हुआ, लेकिन मेरे अंदर की भावना स्त्री वाली है। कौन डॉक्टर बताएगा? अब मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं बताऊं मेरे शरीर की प्रवृत्तियां क्या है? सर, ये मैं समझता हूं कि पहचान जो स्वयं तय करने की चीज है, जो हमारे सभी पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया, सर उसको वहीं रहने दिया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ उचित नहीं है। हम युद्ध के मध्य में हैं, संकट का सामना कर रहे हैं, ये मोर्चा क्यों खोल के बैठ गए? मेरा दूसरा आपसे कहना है कि सर, पहचान को फाइलों और प्रमाण पत्र में बंधक मत बनाइए, उसको गिरवी मत रखिए। नौकरशाहों को बहुत काम है। मेरे कई मित्र डीएम हैं, असमय में बीपी और शुगर के मरीज हो जाते हैं, क्योंकि वीजी राम जी से लेकर के जितनी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में वो डीएम साहब है। एक और काम पकड़ा रहे हैं आप। हाँ, माननीय उपसभापति महोदय, पता नहीं आपको क्या गुरेज है, क्या परेशानी है राइट बेस्ड अप्रोच से। हर कानून में देखता हूं कि अधिकार सम्मत भावनाओं को आप खत्म करने की चेष्टा करते हैं। पारिवारिक, एक तो मैं कहूंगा कि बहुत ही जो एक मेजॉरिटेरियन नजरिए से बिल बनाया गया है, एकांगी दृष्टिकोण है।
हम एक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इसमें देखते हैं। मेरा मानना है कि कई जगह परिवार में ही अस्वीकृति और हिंसा की भी गुंजाइश रहती है बड़े पैमाने पर। मेडिकलाइजेशन मैं बोल चुका, एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर 30-40 सेकंड लूंगा और मैं वही तर्क दूंगा सर कि जो लोग यहां नहीं हैं हम उनके बारे में कानून बना रहे हैं और वो स्टेक होल्डर भी नहीं, स्टेक होल्डर डिस्कशन भी नहीं हुआ, कंसल्टेशन नहीं हुआ। सर 14, 19 और 21 मैंने नालसर को तो बहुत लोगों ने कहा, पुट्टुस्वामी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर यह स्पष्ट है निजता और व्यक्तिगत पहचान गरिमा के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता के केंद्र में है। 30 सेकंड। सर एक चीज होती है इंटरसेक्शनैलिटी, आप खुद लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं। इंटरसेक्शनैलिटी का तात्पर्य होता है कि मैं ट्रांसजेंडर होने के अलावा क्या किस जाति से हूं, किस समुदाय से हूं, किस आर्थिक वर्ग से हूं, ये इंटरसेक्शनैलिटी भी बहुत कुछ निर्धारित करती है। और माननीय उपसभापति महोदय, आखिरी टिप्पणी, योगा का प्रिंसिपल्स जो हैं जिसके अंदर ये स्पष्ट मानक था कि आत्म पहचान, शारीरिक स्वायत्ता, गैर भेदभाव, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, आखिरी में सर जय हिंद बोलने से पूर्व मैं सरकार से आग्रह करूंगा, ये जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट को पकड़ के लटकने की आपकी आकांक्षा रहती है और उसको उससे बाज आइए और इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज करके सेलेक्ट कमेटी में भेज करके एक व्यापक कंसल्टेशन करिए ताकि उस समुदाय को भरोसा हो, उस समुदाय को भरोसा हो कि अब आप जय हिंद बोल दीजिए। माननीय सदस्य डॉक्टर मेघा विश्राम कुलकर्णी 10 मिनट्स। माननीय सभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, धन्यवाद। मैं इस ट्रांसजेंडर विधेयक का स्वागत करती हूं और समर्थन करती हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इस सरकार ने सही तरीके से सही जरूरतमंदों को लाभ मिलने के लिए ये फॉर्मूला और ये सुनीति अपनाई है और ये संशोधन किया है। मैं माननीय मोदी जी का और माननीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी का अभिनंदन करती हूं कि इस विधेयक के माध्यम से ट्रांसजेंडर को न्याय, सही सम्मान, सही पहचान, गरिमा, अपराधीकरण से बचाव और न्याय देने का प्रावधान किया है। माननीय उपसभापति महोदय, इस संशोधन बिल में 3 प्रमुख बिंदु है ऐसा मुझे लगता है। तृतीय पंथियों की पहचान, प्रमाणन की अथॉरिटी और अपराधियों को सजा। माननीय उपसभापति महोदय, 2011 साल की जनगणना के अनुसार आज देश में तृतीय पंथियों की अधिकृत संख्या 4,87,803 है, बल्कि ये संख्या इससे कहीं ज्यादा होने की संभावना है। इसके 2 कारण हैं। एक तो बहुत पहले की गई 10 साल 15 साल पहले की ये जनगणना है और अनडिक्लेयर्ड तृतीय पंथी भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसमें थोड़ा अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो शरीर पुरुष का और महिला जो मानते हैं खुद को, मतलब मेल टू फीमेल, MTF कहते हैं उनको, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनकी दृश्यमानता ज्यादा है और इनकी संख्या बहुत ज्यादा दिखाई गई है। फीमेल टू मेल, F to M, इनकी पहचान ज्यादातर सार्वजनिक रूप में दर्ज नहीं हो पाती। अस्पताल आधारित अध्ययनों के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या के अनुपात के अनुसार हिंदू धर्म के ट्रांसजेंडर्स खुले मन से अपनी पहचान सामने लाते हैं, बाकी धर्म के आंकड़े बहुत ज्यादा सामने नहीं आए हैं। ये आश्चर्य की बात है। एरिया वाइज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 1,40,000, आंध्र प्रदेश में 43,000, महाराष्ट्र में 40,000, बिहार में 40,000, वेस्ट बंगाल में 30,000। ये पैटर्न मैं इसलिए बता रही हूं कि इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जा सकता है क्या? नेचर का सिलेक्शन होता है, ना तो वो भौगोलिक स्थान पर आधारित होता है,
ना तो वो रिलीजन पर आधारित होता है, ना तो वो एमटीएफ या एफटीएम पर आधारित होता है, डिपेंडेंट होता है। ऐसा कभी नहीं होता। नेचर सिलेक्शन रैंडम और यूनिवर्सल होता है। इस आंकड़ों से और इस स्टैटिस्टिक्स से ये शंका उत्पन्न होती है कि क्या इसमें मानवीय हस्तक्षेप है? क्या इनको जबरन ट्रांसजेंडर की पहचान थोपी गई है, या युवाओं को सामुदायिक प्रेशर या इन्फ्लुएंस में उन्होंने ये डिसीजन लिया है? ये शंका इससे उत्पन्न होती है। ये भी शंका उत्पन्न होती है, क्या रोजगार का आसान तरीका बनाकर फेक आइडेंटिटी तैयार की है, जबरदस्ती बच्चों को भीख मांगने के लिए ट्रांसजेंडर बनाया है और वहां बिठाया है? तो इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर सोच होना चाहिए। अगर इसमें तथ्य है तो अपराधियों को सजा होनी चाहिए। इसके लिए ये संशोधन लाया है। हमारे पुणे में 805 ट्रांसजेंडर वोटर्स है, लेकिन उससे कई ज्यादा ट्रांसजेंडर सिग्नल पर, मंडी में, अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर दिखते हैं। बहुत ज्यादा साड़ी पहने हुए ऐसे लोग हमें दिखते हैं जिनकी संख्या भी दुगनी तिगुनी हो गई है और उनका एग्रेशन भी बढ़ा है। तो मैंने सोचा अचानक ये संख्या कैसे बढ़ी। मैंने थोड़ी जानकारी ली। ज्यादा तहकीकात करने के बाद, फॉलोअप करने के बाद ये पता चला कि रात को, दिन भर तो वह पैसे कमाते हैं सिग्नल पर, और रात को वो जब घर जाते हैं तो उनकी फैमिली है, बकायदा उनके बच्चे हैं, रात को वहां आराम से पैसे गिनते, दारू पीते, सिगरेट पीते वो दिखाई देते हैं। तो इसके लिए कोई कानून होना चाहिए जो कानून असली ट्रांसजेंडरों को न्याय दिला सके, और फेक ट्रांसजेंडरों के लिए ये प्रावधान होना चाहिए कि उनके लिए कोई कड़ी सजा होनी चाहिए। तो इसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि सही ट्रांसजेंडर किसको माना जाए। इसलिए पैदाइशी ट्रांसजेंडर हो जो लाभ ले सके, जिसमें फिजिकल या क्रोमोसोमल या हार्मोनल वेरिएशन हो, इसे हम जन्मतः थर्ड जेंडर कह सकते हैं। इनके लिए ये लाभ का प्रावधान दिया गया है। या तो दूसरी बात, जिनके ऊपर जबरदस्ती करके मॉडिफिकेशन किया गया है और ट्रांसजेंडर की पहचान उनके ऊपर थोपी गई है, जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, इनको इस व्याख्या में लिया गया है। दूसरी बात, ऑनरेबल मैडम कह रही थी कि हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शादियों में बुलाया जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी पहचान इस व्याख्या में ऑलरेडी है माननीय महोदय। किन्नर हो, हिजड़ा हो, अरावानी हो, जोगता हो, यूनुक हो, इन सब का समावेश, पारंपरिक रीत्या जिनका समावेश किया जाता है उनका समावेश इस डेफिनेशन में किया गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, माननीय मंत्री जी ने उन सब समूहों के लिए भी प्रावधान किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि उनको भी न्याय मिलेगा। दूसरा मुद्दा है अथॉरिटी, प्रमाणन की अथॉरिटी कौन सी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप इस संशोधन के माध्यम से लिया है कि जन्मतः जिनमें वेरिएशन है या जबरन मॉडिफिकेशन करके ट्रांसजेंडर बनाया है, उनके लिए प्रमाणन की व्यवस्था चीफ मेडिकल ऑफिसर के तहकीकात के बाद होगी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रमाणन की व्यवस्था करेंगे। ये बिल्कुल तर्कसंगत है और ये भी मैंडेटरी किया गया है कि कोई भी अगर जेंडर चेंज की सर्जरी हो, पहले उसके लिए कायदा में था, मतलब उनको अगर चाहिए तो वो रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें शैल ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल आवश्यक था जो एडिशन किया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास उनको ये सर्जरी की जानकारी देना अब अनिवार्य हो गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा डाटा इकट्ठा होगा इससे आने वाले समय में।
और एक महत्वपूर्ण बात इस संशोधन में आई है, जिसमें अपराधियों को सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। पहले ये प्रावधान बहुत ही कम समय के लिए सजा का था, अब जबरन ट्रांसजेंडर के लिए 10 साल से 14 साल का सजा का कारावास का प्रावधान है और 5 लाख तक का आर्थिक जुर्माना भी उसमें समाविष्ट है। मुझे लगता है कि इस संशोधन के बाद इससे जुड़े हुए जुर्म जो है वो कम हो जाएंगे। एक इस कानून का प्रेशर रहेगा और आने वाले समय में बच्चों को पकड़ कर ऐसे केसेस जो बन रहे हैं उनमें कमी होगी। तो ये संपूर्ण कानून जो है आने वाले समय में ट्रांसजेंडर के लिए अपनी सही पहचान, गरिमा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, अपराधीकरण से बचाव और न्याय देने के लिए काम करेगा। इसलिए मैं इसका समर्थन करती हूँ। और एक मुद्दे के बारे में मुझे बोलना है। माननीय सदस्य रेणुका चौधरी जी ने जो बात कही कि प्रधानमंत्री खुद को नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं, मैं ऑथेंटिकेशन मांगना चाहूंगी, अगर आप परमिशन देंगे तो, कि वो उन्होंने कब कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा है। माननीय आपस में बात नहीं, आपस में नहीं, ये आपने अपनी बात रख दी, इन्होंने अपनी बात नहीं, मैं खंडन कर दिया। भगवान पर जिनकी श्रद्धा है वो मानते हैं कि भगवान से हमें प्रेरणा और आशीर्वाद मिलता है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नर रत्न पैदा हुए जिनको भगवान का आशीर्वाद और साक्षात्कार हुआ और जिनकी प्रेरणा से उन्होंने अपना जीवन देश के लिए या समाज के लिए समर्पित किया। ऐसे ही हमारे मोदी जी कहते हैं कि मुझे प्रेरणा मिली है और मुझे ये प्रेरणा से ये करने का मन करता है कि मैं अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करूं। तो इसका अर्थ का अनर्थ बना दिया है। ये मैं सभागृह को आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इनका ये जो शब्द था वो निकाला जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ट्विस्ट किया है मुद्दे को। किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा अगर आम दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि हर बार तो शामिल नहीं होता है। मोदी जी हर बार गांधी जी और गोडसे जी का नाम लिया जाता है। कंक्लूड कीजिए। मैं ये पूछना चाहूंगी, आपका समय समाप्त हो चुका है। आप इधर देखिए, इधर देखिए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि उस वक्त गांधी जी को कितनी गोलियां लगी थी और उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? बात इसके बारे में जानकारी कांग्रेस ने देनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि क्या हुआ उस समय। आपकी बात आ गई। तो बार-बार इस मुद्दे का उल्लेख न करें, नहीं तो हमें भी बहुत पीछे जाना पड़ेगा और बहुत तहकीकात सामने लानी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्टी श्रीमती रेणुका जी, आप प्लीज बोले। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्लीज आप बोले। Sir, thank you very much for permitting me to speak on this very important issue. Sir, all of us are here gathered today and we have the privilege of sitting in Parliament in the Raj Sabha, having been elected by the Council of States. Sir, I want to know, when we enter, we fill up a form where we are identified by our gender. I want to know, all of you have been self-declared. You have declared that you are man or woman. Has some medical board endorsed that? And since, are we to be considered privileged that nobody can question us about our gender identity, but that we will question the transgender and empower policing of the states, that they will go and identify a human being who has the same constitutional rights as you and I.
Sir, the Supreme Court appointed a panel which asked the centre to withdraw transgender bill that removes the rights to gender self-discrimination. This advisory committee was headed by the former Delhi High Court Judge Justice Asha Menon. The court has clearly categorized and said the meeting was to be attended by 8 members appointed by the court. Neither of the 7 secretaries to the union government appointed as ex officio members to the panel by the court have attended the meeting. Shame, shame, You don't attend the meeting. Even the Supreme Court orders. shame. And then it is learned that the Joint Secretary of the Social Justice Ministry, who was to serve as the committee's convener, also did not attend the meeting. Did the centre constitute any kind of consultation or discussion with the citizens of this country who are known as transgenders? The committee had noted, sir, that the proposal and definition of transgender persons excluded the people who do not identify with sex as assigned to them at birth. सर, ये जो हम बचपन से हम अपने जहन पे बिठा देते हैं कि लड़का हो तो नीला रंग पहनेगा, लड़की हो तो गुलाबी पहनेगी, ये अपनी अपनी पहचान है। ये आज का दिन, ये जो बिल आप ले आ रहे हैं, जहां एक मेडिकल बोर्ड, एक पढ़ा लिखा इंसान, देश के नागरिक को हम खड़ा करके किसके सामने? एक मेडिकल बोर्ड के सामने, और वो फैसला करेगा कि आपका जेंडर क्या है। Shame, shame. ये कोई तरीका होता है? Is this within the human rights of a citizen of this country? Do we do this knowing what the transgressions are of medical boards? और सर, हम ला रहे हैं अधिकार में डीएम को। अरे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फैसला करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इलेक्शन लड़े हैं और लोकसभा बल्दिया कुछ कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगी डीएम का क्या कानून की रोल है और उसका क्या जानकारी है। सर, आई वांट टू टेक अ स्ट्रॉ पोल ऑफ दिस हाउस। क्या आप जानते हैं कि LGBTQIA का मीनिंग क्या है? अगर हम में से अगर 4 लोग खड़े होके बता सकते हैं तो मैं मंजूर हूं। That we can authorize some medical board to say this. You have no awareness. जब हमारी जानकारी पार्लियामेंट में नहीं है तो सड़कों पे कहां से जानकारी आएगी? You are just denying people. This is not just a bill. This is a test of us as a humanity. क्या हम इंसान भी हैं? ये गुरूर कि हमारे पास 300 लोग हैं या हम वोट के ताकत पे हम बिल को ला देंगे, जबरदस्ती घसीट के लोगों को हम ले जाएंगे, बुलडोज करेंगे, ये गुरूर है। इसमें संविधान को आपको दिया हुआ जगह नहीं है। संविधान उन लोगों के साथ है जो ट्रांसजेंडर आज है, और ये कोई नई बात नहीं। इसमें नालसा कानून बना हुआ था। अरे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो उसके बाद हम बहस क्यों करते हैं इधर? आपने कहा है। आप इधर देख के बोलिए, माननीय सदस्य। अरे आंटी, माननीय ये सदस्य, तो पीएम ने कहा। आप पीठ को देखिए। माननीय सदस्य, आप उधर बहस नहीं करिए, आप इधर देख के बोलिए ना। बहुत आपस अच्छी में बात बात है। करें, आपस में बात करें। मैं प्रधानमंत्री का तारीफ कर रही हूँ आप उधर तारीफ ना करके इधर तारीफ कि करें। हाँ, कि वो इतने आगे सोचकर, इतना बढ़ावा देखकर उन्होंने पहचान लिया, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं उनकी कुछ नुकसान बुरा नहीं कर रही हूँ।
मैं बुराई नहीं कर रही हूं सर, तो मैं कह रही हूं अच्छी बात है, क्योंकि इतने और संविधान के अंदर हमने इनको पहचान की। ट्रांसजेंडर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, ट्रांसजेंडर पुलिस में भी है, ट्रांसजेंडर खेल के मैदान में भी है, जो इस देश को रोशन करे हैं मेडल्स जीत के आके। और जो हमारे अवार्ड विनर्स हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री भी दिया हुआ है, तो कौन सी शर्म की बात है? तो हम क्यों आज ये नहीं पहचान रहे और नए कानून लाके इनके ऊपर ठोक रहे हैं और ठोस रहे हैं? ये गलत बात। और क्या हम ही कुछ नया सोच विचार में आए हैं क्या? एग्जिस्टेंस की बात नहीं है सर, डिस्क्रिमिनेशन की बात है। एक तो सर SIR लगा के लाखों लोगों को इलेक्शन वोटर्स लिस्ट से हटा दिए, तो आप ट्रांसजेंडर पे भी SIR कर रहे हैं सर, ताकि इनको जो दिया गया आधार कार्ड, वी हैव गिवन आधार कार्ड्स, यू हैव गिवन देम आइडेंटिटीज, और इसमें रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट माने वापस जाके हम आएंगे। ये आदत है सरकार की, हर वक्त रिवाइंड रिप्ले करते रहते हैं, इतिहास को भी रिवाइंड करते हैं, नेहरू जी को रोज याद करते हैं, आगे जाके क्या करना है ये नहीं सोचते हैं। और अगर सोच भी आई तो ये करेंगे कि जो हकदार है, जिनके अधिकार है, जो संविधान में सम्मान है, उनको हम हटा के घसीट के क्रिमिनलाइज कर देंगे। आप बताइए, आपके जानकारी में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका बच्चा ट्रांसजेंडर हो? अगर हम आम जनता के बीच में घूमेंगे तो हम जानते हैं वैसे परिवारों। Families don't have the wherewithals, the language, the ability to communicate, to absolve their children of this social stigma. तो कई बार हमारे घरों में जो हम क्रिमिनलाइज करके उनको टॉर्चर करते हैं, अपने बच्चों को सुधार के बीच में एक कंपार्टमेंट में बैठ जाओ, तेरी शादी नहीं होगी, तेरी ये नहीं होगी, हम कह के हमारे बच्चों को हम खुद नुकसान दिलाते हैं। तो वो करते क्या है? भाग जाते हैं, क्योंकि घर में दम घुट रहा है, भाग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। उनको कौन संभालते हैं? There are other decent citizens who get together and give them shelter, who give them protection. उनका देखभाल, एक टाइम का खाना कहीं ना कहीं वो संभाल लेते हैं। आज के दिन आप वो सारे हटा देंगे। एल्योरमेंट बोल रहे हैं। जब हम कहते हैं कि इस देश में जो भी मजहब में पैदा सर ये हो गया एक हो गया। वैसे तो मुझे माइक की जरूरी नहीं है सर, मेरी आवाज बुलंद रहती है, ये मैं बता दूं। सर्टिफाइड है बाय PM। सर अब हम मेडिकल कंट्रोल लागू करेंगे, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन निकाल दे। मैं नहीं जानती हूं मैं कौन हूं, आप जानेंगे मैं कौन हूं। ये कौन सी तरीका है? आप कौन होते हैं बताने के लिए कि मैं कौन हूं? यू कांट रिकॉग्नाइज दैट। और हमारे पहचान, हमारा पुराना पहचान आप रद्द कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं इससे। और हमारी प्राइवेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है कि आई एम एंटाइटल्ड टू माई प्राइवेसी, आप इसका डंडोरा पीटेंगे, हॉस्पिटल में रिपोर्ट करेंगे कि कौन सेक्स चेंज ऑपरेशन कर रहा है, ये बोर्ड को रिपोर्ट करना है। कौन है ये लोग? कौन से अधिकार से वो रिपोर्ट करेंगे? कैसे कानून आप लागू करेंगे? अरे पॉक्सो केस में नन्हे मुन्ने जान का जब बलात्कार होता है, शोषण होता है, वो केस पहुंचने में करीब 5 साल लग जाते हैं। महिलाओं का बलात्कार हर 16 मिनट में एक हो रहा है। आपने कहीं देखा इंसाफ? Have you been able to get justice for any of them? The victims, they are tortured and kept alive. The grievance and the problems that they suffer emotionally, traumatically, is kept alive by these cases for 5 years.
फास्ट ट्रैक कोर्ट का अंत क्या हुआ? कोई फास्ट ट्रैक नहीं है सर, ट्रैकलेस ये गाड़ी चलते रहता है सर। डिस्पाइट दैट हमारे जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, लीडर्स, माने हमारे अपने कौम में लोग आएंगे, आर्टिस्ट, चेंज मेकर्स, all of them belong to the transgender community. सर इस कानून में जो आप इतना जल्दबाजी में ले आए हैं, दुनिया भर में युद्ध चल रही है मगर हम इसको प्रायोरिटी दिए हैं, और प्रायोरिटी इसलिए कि इनको नुकसान पहुंचा दे। कुल मिला के इस भारत देश में करीब करीब 5 लाख लोग हैं ट्रांसजेंडर्स, और ये 5 लाख का परेशानी है सरकार को कि 5 लाख नाजायज फायदा उठा के सरकार का दिया हुआ इतना ढेरा, इतना लॉटरी वो लोग लूट रहे हैं। इसीलिए हम ये कानून ले आए हैं। ये 5 लाख लोगों में कई लोग लड़ भिड़ के यहां तक पहुंच गए कि समाज में कहीं ना कहीं स्थायी पे वो आ सके। और सर आज के दिन हमें ये देखा जाएगा कि हम कैसे लोग हैं इस देश में। मेरा भारत महान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम कहते हैं। कैसे हिंदुस्तान हमारा? यही कि द्वेष, नफरत पैदा करके हमारी अंधविश्वास में, हमारी समझ की कमियां में हम दूसरों को दोष देके खड़ा करते हैं। दिस इज नॉट राइट। अब एसआईआर के बारे में आप जिक्र करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने पहचान लिया सर ट्रांसजेंडर को। इलेक्शन कमीशन वोट की हक दिए हैं। तेलंगाना मेरा जो स्टेट है, हम उसमें आसरा पेंशन कर दिए हैं ट्रांसजेंडर्स को, नौकरियां दिए हैं, घरें दिए हैं, वेरी गुड, मौका दिए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ये काम किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ सोच सकते हैं वो, मगर वहां लोग खुश हैं क्योंकि वो सुरक्षित है। तो सर ये इलेक्टोरल फॉर्म में आप डिलीट करेंगे। अब जितने पासपोर्ट्स आपने इश्यू किया उसका क्या हालात है? आधार कार्ड का अब क्या होगा? ये सब समझाइए ना। मीटिंग पे नहीं जाते हैं, बात नहीं करते हैं, ट्रांसजेंडर से संपर्क नहीं करते हैं, मगर आके बिल लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके खिलाफ ये चला रहे हैं। पहले एक कानून है उसको तो रद्द नहीं करे हैं, तो दोबारा दूसरा कानून कैसे ला दिए? कौन से हक से ये कानून यहां पेश करे हैं? और क्या हम ही एक देश है, भारत देश, जहां ये ट्रांसजेंडर का मामला है? नहीं, विदेशों में भी, कई देशों में भी ट्रांसजेंडर इंसान यही समस्या लेके वहां पलते हैं, जीते हैं। और बाकी विदेश किसी ने ये मना नहीं किया। सर बांग्लादेश, श्रीलंका, आखिर पाकिस्तान भी ट्रांसजेंडर को पहचान के वो कानूनी दौर से उनको मदद करे हैं। आप प्राइवेसी निकाल देंगे, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्प्रपोर्शनेट क्रिमिनल प्रोविजंस आप दे रहे हैं। 5 साल का आप लाइफ सेंटेंस उनको देकर अंदर धकेल देंगे एल्योरमेंट के नाते। क्या चीज है एल्योरमेंट? कैसे साबित करेंगे आप? कई लोग अनजाने में बेचारे बोलते हैं कि नहीं नहीं मैडम, जो ट्रैफिक लाइट के पास हम रुकते हैं वो लोग आके छक्का मारते हैं तो वो लोग असली लोग नहीं है। तुम कैसे जानते हो भाई? आपने देखा? You don't know that. How can you be so discriminate? How do you propagate violence against trans people? मगर जो नुकसान ट्रांस पीपल को, वो कानून बहुत हल्का कानून है सर। मारो पीटो मरवा दो, बहुत हल्का सेंटेंस में आप बाहर निकल जाएंगे। मगर ट्रांस लोगों पे आप ऐसे कानून आप करे हैं जो पहले से साबित कर देता है कि ट्रांस लोग क्रिमिनल्स है। ये सोच के हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम इनको ले आते हैं, समझाते हैं, पटाते हैं और इसीलिए वो ट्रांस बन जाते हैं। सर
ये सारे बिल्स में, ये बिल क्लॉजेस में ये निकाल देना चाहिए, ये अमेंडमेंट करना चाहिए. Clause 2 of the amendment of Section 2 insert Section 2AA under the TP Act, which means a medical board headed by a chief medical officer or a deputy chief medical officer may be appointed as central government, state government or union territory administration. Sir, Health Minister is here, with due apologies. Sir, you are doing such excellent work elsewhere. But you also know, हमारे PHCs में कोई आते नहीं. तो ये कहाँ से आएंगे मेडिकल बोर्ड? कितने मेडिकल बोर्ड को हम देखे हैं. I was also Union Health Minister. Person with intersex variations, माने जो पैदाशी में उनके अलग सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया, क्रोमोसोम्स और हार्मोन्स या मेल फीमेल बॉडी. अरे भाई, ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर से भी ट्रांसजेंडर बनते हैं. अब ना समझ को क्या समझाएं. आप ये देख लीजिए सर, ये कैसे करते हैं. ट्रांसजेंडर पर्सन मीन्स हैविंग सोशल कल्चरल आइडेंटिटीज. हम इनको हिजरा नाम देते हैं, अरवानी कहते हैं, जोगता कहते हैं, यूनक कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं. कई कल्चर्स, खास तौर से हिंदुइज्म में सर, शादियों में हमारे साइड तेलंगाना और आंध्रा में हम उनको बुलाते हैं क्योंकि उनको हम नित्य सुमंगली मानते हैं, और उनका अगर आशीर्वाद मिला तो आपका सुमंगली मंगल सूत्र सख्त रहेगा. ये भी हम करते हैं. मगर आज उनको लात मार के, थूक के, उनकी बेइज्जती करके हम ऐसा नाज अनजाने में आप लोग कर रहे हैं. मैं आई होप दैट यू आर डूइंग दिस इन इग्नोरेंस, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इट कॉन्शियसली then you have failed yourselves as human beings. I want that these 15 deletions should be done in this amendment bill, sir. It does not include or shall never be so included persons with different sexual orientations and self-perceived sexual identities. Binary आप समझते हैं? आप binary नहीं समझते हैं? तो आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए कि कौन बाइनरी है, कौन नहीं है, कौन ट्रांससेक्सुअल है, नहीं है? ये आप कैसे बोलते हैं सर? ये कानून हम ये हाउस, ये देश गवाह है सर कि हम कितना झिझकते हैं इन असलियत से. लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, हम उससे भाग गए, डर गए. हमने कहा कि भाई ये बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल का ही शादी होगा, क्योंकि हम समझते नहीं है शादी सिर्फ सेक्स की नहीं होती है. शादी मानसिक तौर और साथ ही हमारा पार्टनर बनते हैं. सोशल वैल्यू के खिलाफ है ये सारा मॉरल पुलिस, और कोई कामकाज नहीं है. हम देखेंगे कि लव जिहाद हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये बुर्खा नहीं पहनना, ये समझाएंगे हमें. ये होगा. अरे आंटी आप चुप रहिए. आप इधर देख के बात करो. आप 2019 का ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जो है, हक है, उनको ब्यूरोक्रेटिक सर्टिफिकेशन देके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हम निकाल दे रहे हैं. ये गलत है, ये गैर कानूनी काम है और ये लागू नहीं हो सकता. क्रिमिनल पेनल्टीज अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स और भी कमजोर है सर. महिलाओं के खिलाफ जो होता है उससे भी कमजोर है. और हम जानते हैं ये नफरत, ये इग्नोरेंस जो यहां हम देख रहे हैं, ये सब लागू होगा समाज में अगर आज के दिन ये बिल यहां से जाएगी. LGBTQ को कहा गया ये एलिटिस्ट है, कल्चरल नॉर्म्स के खिलाफ. अरे भाई अभी तो होली गया, आप भूल गए कि हमारे त्योहारों में मर्द भी महिला का ड्रेस पहन के नाचते हैं. हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं ऐसे वाले
कैसे भूल जाते हैं? जब चाहते पार्लियामेंट में आके हम दूध के धुले बन जाते हैं और सड़क पे जाके कुछ और ही बनते हैं। There was no consultation done. पहले चर्चा करिए, बातचीत करिए, सीखिए, समझिए और फिर कानून लाके आप लागू करिए, हम आपका रेस्पेक्ट करेंगे। इग्नोरेंस में, नफरत में, द्वेष फैला के 5 लाख लोगों पर आप इतना जुल्म करना, इसको जुल्मी है। महात्मा गांधी जी ने कहा, हालांकि आप मानते नहीं, आपको गोडसे ने क्या कहा मुझे नहीं पता, मगर महात्मा गांधी जी ने कहा था, even if you're a minority of one, the truth is the truth. Yeah, good one. Today the truth stands with the transgender community who have been in existence from the time you and I have been in existence. Truth stands with dignity. Please उनका मर्यादा मत लूटिए. And truth demands that we do not remain silent spectators to this injustice. जब सर इतना नाइंसाफी गैर कानूनी काम चल रहा है तो हमें पहचानना चाहिए। और ये भी आप देखिए कि कितने देश, मैंने कहा बांग्लादेश, श्रीलंका आपको पता ही नहीं, ये और भी देश ने अपनाया है और वहां लोग आराम से रह रहे हैं, डिग्निटी से रह रहे हैं, कोई किसी का लूट वहां नहीं मचा है। मगर हम यहाँ आके हम बदल जाते हैं और 1.4 करोड़ पीपल है भारत देश में, जिसमें से करीब करीब 5 लाख लोग ट्रांसजेंडर। तो ये 5 लाख लोगों पर हम इतना डर रहे, इतने कमजोर है हम, हमारी रिलीजन इतना कमजोर है, हमारी बिलीफ सिस्टम इतनी कमजोर है कि ये 5 लाख लोगों को अगर हम काबू में नहीं लाएंगे, हम नहीं उनको कैद करेंगे, तो हम सब, हमारी जन्मपत्री बदल जाएगी, हमारा गोत्र बदल जाएंगे। ऐसे कैसे होता है सर? So what I am requesting is that Nalsa, which was there, वो भी तो कानूनी दौर से हुआ सर। नलसा के जो एग्जिस्टिंग एक्ट है, you have to respect that. आप संक्षिप्त करिए। नाम के शिवाजी है, काम के तो नहीं है। I know that, I respect that, but उनको बोलने नहीं दिए तो मेरी कसूर नहीं है वो। आपका सर, जो समय अवधि थी सर समाप्त हो गई। हमें आपकी पार्टी के पास भी समय नहीं रहा। If we are collectively accountable and responsible, you are going to be witness to history. Please have the courage to stand up and say, yes, this was a mistake and this bill will not be brought forward. We will take it back. Have the courage to stand by. इंसानियत के नाम पे खड़े हो जाइए और आपको धन्यवाद। सेलेक्ट कमिटी पे नहीं तो भिजवा दीजिए। आपकी But बात please don't force this bill because you have the brute majority. Don't do it. Very good. माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय जी, आज सदन में उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पर अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा जो महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर उठाए गए, कई महत्वपूर्ण बातें कही गई। इन सभी माननीय सदस्यों ने हमारे देश के जो लाभ वंचित समुदाय के जो लोग हैं, उनके बारे में जो उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और विकास में सबका प्रयास, ये हमारी यात्रा का मार्गदर्शक प्रकाश है, हमारे देश का सपना और आशा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का गंभीर संकल्प भी है। पिछले 11 वर्षों में उनके योग्य मार्गदर्शन में एनडीए की सरकार ने इस क्षेत्र में बिना थके काम किया है और एक सशक्त
अधिक खुशहाल और विकसित भारत बनाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया है। हमारा संकल्प एक आधुनिक, करुणामय और समावेशी समाज बनाने का है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और न्यूट्रिशन एक अधिकार हो। एक ऐसा देश जहां हर युवा, बच्चा, वृद्ध, महिलाएं, पुरुष, गरीब और जरूरतमंद अपने गुणों को समान रूप से पहचान सकें और सम्मान और गरिमा के साथ में जी सकें। हमारी सरकार लाभ वंचितों के उत्थान के लिए लगातार दृढ़ रही है कि अधिक समावेशी और समतापूर्ण भारत का निर्माण किया जा सके। हमारा मिशन काल्पनिक नहीं है, बल्कि हमारे लोगों की वास्तविकताओं से जुड़ा है। समाज की कठिनाइयों को समझना, उनकी आशाओं और चिंताओं को समझना और उनका समाधान करना, ये हमारा फर्ज है। लगभग 7 वर्ष पहले 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए एक बिल इसी सदन में लाया गया था। अब एक संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें संवेदनशील और जटिल प्रावधानों में बदलाव करके केवल उन लोगों को सुरक्षा देने के लिए प्रावधान लाए हैं जो अपनी जैविक स्थिति के कारण गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं, जिसमें उनकी स्वयं की कोई गलती नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती है। कानूनी अधिकार देने के साथ यह कानून सम्मान और गरिमा भी प्रदान करता है। हम चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग समानता के साथ जिएं, उन्हें भी वही अधिकार मिले जो बाकी लोगों को मिलते हैं। भारत ने इस क्षेत्र में कई पश्चिमी देशों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ा है, काफी काम इस क्षेत्र में किया है। ये कदम समाज के सभी वर्गों की मदद करने के हमारे व्यापक प्रयास का हिस्सा है, विशेष रूप से उन लोगों को जो पीछे छूट गए हैं, जिससे सभी को उनका उचित स्थान मिल सके। माननीय सभापति महोदया जी, प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत सर्वोपरि महत्व का विषय है। इस अधिनियम का उपयोग केवल उन्हीं लोगों के हित में किया जाए जिन्हें वास्तव में ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों के द्वारा जो बात कही जा रही थी, उनके द्वारा भी यही प्रतिध्वनि निकल के आ रही थी कि वो भी ट्रांसजेंडर समुदाय के उनके हित में, उनके वेलफेयर में अपनी बात कहना चाहते थे। और ये जो है ना, ये सामूहिक रूप से लगभग, चाहे पक्ष की ओर से हो चाहे विपक्ष से, ये प्रतिध्वनि सबकी सामूहिक रूप से निकल के आ रही थी। उचित कानूनी मान्यता के अभाव के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हमेशा से सामाजिक समस्याओं और गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। हमारा प्रयास और दृष्टिकोण हमेशा से यही रहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता प्रदान की जाए और उनकी सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जाए। उसी दृष्टि से यह महत्वपूर्ण संशोधन लाया गया है, जहां कुछ लोग इस बात से सहमत हो सकते हैं कि मौजूदा अधिनियम पर्याप्त है, वहीं कुछ लोग ट्रांसजेंडरों के प्रति सरकार के उद्देश्यों की आलोचना भी कर सकते हैं, प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर सकते हैं। और ये स्वाभाविक है, लोकतंत्र में ये स्वाभाविक है ये कि विपक्ष ने अपनी बात जो है ना, विपक्ष ने अपनी बात रखना चाहिए। और जैसा कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब इस बिल पर चर्चा आरंभ हुई तो उन्होंने इस बात को कहा था कि आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखने के बाद आप हमसे, पप्पू जी आपसे भी हम बात कर लेंगे, आपकी बातों को भी सुन लेंगे। यह विधेयक ऐसी ही असुरक्षाओं का समाधान करने और दर्शाने के लिए है कि सरकार उन लोगों की रक्षा करने के लिए उद्देश्य रखती है जो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, जो जैविक स्थिति के कारण गंभीर सामाजिक समस्याओं का बहिष्कार का सामना करते हैं और जिसमें उनकी कोई गलती या इच्छा नहीं होती है। माननीय सभापति महोदया जी, हमारा संविधान एक जीवंत आलेख है, यह जीवंत आस्था और जीवंत दर्शन का मूर्त रूप है, यह जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब है, यह देश का कानून है। हमारा संविधान मात्र एक कानूनी आलेख नहीं, यह लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसी भावना के साथ में 1 दशक पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की लैंगिक पहचान को मान्यता न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। आज हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत के किसी भी नागरिक को उसकी पहचान विरासत या जन्म के आधार पर फिर कभी कलंकित ना किया जाए और ना ही उसके साथ में किसी तरह का भेदभाव हो। हमारा संविधान सभी को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा की गारंटी देता है। अनादिकाल से भारत में ट्रांसजेंडरों के लिए एक अद्वितीय सामाजिक सांस्कृतिक पहचान रही है। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के इस विशिष्ट वर्ग को कानूनी मान्यता देने के लिए है। ट्रांसजेंडर गंभीर सामाजिक समस्याओं का सामना करते हैं,
इसलिए उनके सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था स्थापित की गई है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून का उपयोग केवल उन्हीं के लिए हो या उन्हीं के हित में काम करे जिन्हें वास्तव में ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय जी, वर्तमान विधेयक इस बात का पुख्ता आश्वासन है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ट्रांसजेंडरों को कानूनी मान्यता मिलती रहेगी और उनके अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। यह अधिनियम हमारी सामूहिक अंतरात्मा की अभिव्यक्ति है। यह ट्रांसजेंडरों को सक्षम बनाने वाला है, सशक्त बनाने वाला है और समुदाय को उसको गौरव लौटाने का प्रयास है जिसे लंबे समय से हाशिए पर रखा गया था। सदियों से ट्रांसजेंडर लोगों को बहिष्कार, भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा है। सामाजिक बहिष्कार केवल अधिकारों से वंचित नहीं करता बल्कि ये गहरा आघात होता है उनके लिए। यह व्यक्तियों से उनका आत्मविश्वास, उनके अवसर और समाज में उनका उचित स्थान छीन लेता है। कोई भी कानून या कल्याणकारी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि इस आघात का समाधान न किया जाए। इसका असली समाधान माननीय सभापति महोदय जी सामाजिक समावेश में निहित है। जब ट्रांसजेंडर लोगों को स्कूलों में, कार्यस्थलों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, जीवन में उनका स्वागत किया जाता है तो वे न केवल अपराध और शोषण से सुरक्षित रहते हैं बल्कि उन्हें राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान देने का अवसर मिलता है। समावेशन जीवन को बदल देता है। यह भय की जगह आशा, कलंक की जगह गरिमा और अकेलेपन की जगह अपनेपन की भावना को लाता है। मैं इस संबंध में एक विशेष घटना को उल्लेख करना चाहता हूं। 26 जनवरी 2026 माननीय सभापति महोदय जी, 26 जनवरी 2026 का वो दिन मुझे आज भी याद आ रहा है जब देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता के अनुरूप कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के छोर को भी जब गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय आयोजन का जब कार्यक्रम किया जाता है तो देश के 15 राज्यों से लगभग 60 ट्रांसजेंडरों को सम्मान के साथ में उस कार्यक्रम में बुलाया जाता है। मेरे घर में प्रातःकाल उनको बुला करके उनके वहां पर जाने के प्रवेश पत्र बनवा के उनको स्वल्पाहार करा के जब उनको सम्मान के साथ में जब उनको ले जाया जा रहा था उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उनकी पलकें भीगी हुई थी कि आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार इस तरह से समाज के सबसे अंतिम छोर के व्यक्तियों को उनको बुला करके गणतंत्र दिवस के आयोजन में उपस्थित होने का उनको अवसर मिला। ऐसे ही अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता है और केवल ये कदम केवल भदौरिया जी, ये कदम केवल यही नहीं रुके। आप NISG की बिल्डिंग में द्वारका में कभी आइए। मैं अपने समिति के समय माननीय चेयरमैन से भी कहना चाहता हूं कि आप NISG में द्वारका में आइए। समाज कल्याण विभाग की जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो भवन है उस भवन में जो कैंटीन चल रही है वो ट्रांस कैंटीन चल रही है, वो ट्रांसजेंडर के द्वारा चलाई जा रही है। मैं अपने सभी चेयरमैन से कहना चाहता हूं आप लोग एक बैठक का आयोजन वहां पर तो कीजिए, अपनी कमेटियों का आयोजन वहां पर कीजिए और देखिए वहां पर ट्रांसजेंडर्स के द्वारा कितने स्वादिष्ट सामान, खाद्य पदार्थ वहां पर बनाए जा रहे हैं। जब आप वहां पर जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, आपको भी लगेगा कि हम जो ट्रांसजेंडर की बात केवल एक दिन सदन में आज यहाँ पर चर्चा हो रही है, केवल एक दिन के माध्यम से नहीं, ये लगातार इस प्रयासों को करने की आवश्यकता है। दूर नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर आप आइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वहां पर जो सोविनियर शॉप चल रही है सभापति महोदय जी, उस सोविनियर शॉप को चलाने वाला भी हमारा एक ट्रांस समुदाय का व्यक्ति वहां पर है। ऐसे ही प्रयासों से, ऐसे ही असली समाधान सामाजिक समावेश की दिशा में जब कदम आगे बढ़ाए जाते हैं तो देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते हैं, एनडीए की सरकार जो इस दिशा में लगातार अपने कदमों को दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ा रही है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए हम केवल कहते नहीं हैं बल्कि करके भी बताते हैं। और हम आगे चलकर उन प्रयासों को भी बताएंगे कि 2019 के बाद जिस तरह से एनडीए की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए जो अपने प्रगतिशील कदम उठाए, उसके परिणाम स्वरूप इनके लिए किस तरह से कार्य किए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सशक्तिकरण कोई दान नहीं है बल्कि न्याय है। सामाजिक समावेशन कोई वैकल्पिक विषय नहीं बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है। ट्रांसजेंडरों की रक्षा करना केवल उन्हीं से जुड़ा हुआ विषय नहीं है बल्कि यह गणतंत्र की नैतिक शक्ति का भी प्रतीक है। माननीय सभापति महोदय जी, समाज के हाशिए पर खड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाना कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही कठिन होता है।
इसके लिए दूरदर्शी, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। मोदी सरकार इस वास्तविकता को बदलने में पिछले 1 दशक से उन लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए गए जो पीछे रह गए हैं, चाहे वह शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सेवा की बात हो, आवास की बात हो, सामाजिक न्याय के उपायों से हो। ये प्रयास केवल कागजों तक सीमित नहीं रहे। हमारे कई मित्रों ने कहा कि सरकार ने केवल, अब हमारे अभय कुमार सिन्हा जी चले गए, उन्होंने कहा कि घोषणाएं तो बहुत हुई लेकिन वो कागजों पर सिमट के रह गई। ये केवल कागजों तक सीमित नहीं रहे बल्कि इन्होंने वास्तविकता में परिणाम भी दिखाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों को निर्मित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ से अधिक घर स्वीकृत किए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 50 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। आयुष्मान भारत योजना में 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 51 करोड़ से अधिक नागरिकों का अभिनंदन हुआ। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में 23 करोड़ से अधिक नागरिकों का सम्मेलन हुआ। हमने आप लोगों की बात सुनी, जरा आप लोग भी सुनिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए गए। प्रधान सम्मान निधि में 11 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई। ये हमारे प्रयास केवल कागजों तक नहीं सिमटे रहे, इनको जमीनी धरातल पर उतारने का काम सरकार के द्वारा किया गया। माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक के माध्यम से पहली बार दंडात्मक विधेयक प्रावधान का भी इसमें किया गया। बहुत सारे दंडात्मक प्रावधान जोड़े गए। 2019 के अधिनियम की मौजूद व्यवस्था के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ में भेदभाव और दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया था, जिसमें केवल सामान्य विसंगतियों को संबोधित किया गया था और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास उसमें प्रावधान था। सभी सकारात्मक प्रयासों के बावजूद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह का प्रलोभन, क्षय, छल या उकसावा जो किसी व्यक्ति या बच्चे को ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने, धारण करने या बाहरी तौर पर प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करता है, तब एक दंडनीय अपराध होगा। विधेयक की धारा 18 के खंड ई से एस तक जो अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों को सम्मिलित करता है, अभूतपूर्व है। बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य की नींव है। यही वो सपने, आशाएं और संभावनाएं हैं जो आने वाले कल के समाज को आकार देंगे। बच्चों के विरुद्ध किसी भी अपराध को कभी भी सहन नहीं किया जा सकता। उन्हें से हानि से बचाना न केवल एक नैतिक दायित्व है बल्कि एक राष्ट्रीय अनिवार्यता भी है। जब हम अपने बच्चों की रक्षा करते हैं तो अपने देश के भविष्य की भी रक्षा करते हैं। जब बच्चा भयमुक्त होता है, जहां उसकी मासूमियत सुरक्षित रहती है, जहां वह गरिमा और उल्लास के साथ में फल फूल सकता है, तब हम सुनिश्चित करते हैं कि आने वाले कल के बचन को हम आज ही सुरक्षित करते हैं। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए, बच्चों को हानि पहुंचाने वालों को रोकने के लिए, विशेष रूप से निर्दोष बच्चों की सुरक्षा के लिए धारा 18 में खंड एफ और एच सम्मिलित किए गए हैं। किसी भी बच्चे का अपहरण करके उसे उभयलिंगी पहचान ग्रहण करने, अंगीकार करने या बाह्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए, चाहे बलपूर्वक, लुभाकर, प्रवंचना या असम्यक प्रभाव से बाध्य करने के आशय से उस बच्चे को भिक्षा मांगने, याचना करने, अधिसेविता करने या बलात् या बंधुआश्रम के किसी अन्य रूप से निर्मित करने, उपयोग करने या लगवाने को अब एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है। इसके लिए क्रमशः आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए की सस्ती तथा 10 से 14 वर्ष का कठोर कारावास, 3 लाख रुपए की सस्ती निर्धारित किया गया है। अब यह विधेयक बच्चों को निशाना बनाने वाले अपराधों के विरुद्ध कानूनों को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करता है। यह बच्चों की सुरक्षा के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेवारी की पुष्टि करता है और स्पष्ट संदेश देता है कि समाज बच्चों के साथ होने वाले, किसी भी रूप में होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय सभापति महोदय जी, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस अधिनियम की भावना को बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि सामाजिक समावेशी, बहिष्कार और आघात का सच्चा समाधान बन जाए। इस संशोधन बिल के पारित होने से प्रशासनिक स्पष्टता आएगी, कानूनी मान्यता मिलेगी, अधिकार सुरक्षित रहेंगे और मैं माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित करें। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। पढ़िए, नाम पढ़िए। श्री एन के प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 1 से 3 तक। श्री राजेश रंजन जी, संशोधन संख्या 10। संशोधन संख्या बोलिए माननीय सर। संशोधन संख्या 10। मेरा क्लियरिफिकेशन क्लियर है कि आप जब मजिस्ट्रेट और मेडिकल बोर्ड के सामने इनको आत्मनिर्भर कर देंगे, आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसको आप 2 साल का कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि सजा हो। माननीय सदस्य मूव करिए। 2 साल का आप उनको कह रहे हैं कि इन पर प्रावधान हो। ये कैसे संभव है कि एक इंसान के लिए किसी गलतियों का प्रावधान 2 साल, और दूसरी तरफ श्री राजेश रंजन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुआ। सुश्री टी सुमिति, संशोधन संख्या 14 से 15। नहीं, ये नीचे वाला। श्री सोगत राय जी, संशोधन संख्या 26 से 27। सुश्री के काव्या, संशोधन संख्या 28। नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बना। सुश्री टी सुमिति। नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 3 विधेयक का अंग बना। श्री राजेश रंजन जी, संशोधन संख्या नहीं। ये नहीं। सुश्री टी सुमति। नहीं, ये नीचे। सुश्री के काव्या, संशोधन संख्या 29। नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 4 विधेयक का अंग बना। माननीय सदस्य श्री एन के प्रेमचंद्र जी। नहीं, नाम पढ़िए। माननीय सदस्य श्री राजेश रंजन जी। माननीय सदस्य श्री टी सुमति जी। सुश्री के काव्या जी। श्री एन के प्रेमचंद्र जी। प्रश्न यह है कि खंड 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 5 विधेयक का अंग बना। एन के प्रेमचंद्र जी। प्रश्न है कि खंड 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 6 विधेयक का अंग बना। माननीय सदस्य एन के प्रेमचंद्र जी। नीचे। माननीय सदस्य श्री राजेश रंजन जी। माननीय सदस्य श्री टी सुमति जी। प्रश्न यह है कि खंड 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 7 विधेयक का अंग बना। माननीय सदस्य श्री के काव्या। प्रश्न यह है कि खंड 8 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 8 विधेयक का अंग बना। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय सभापति महोदया जी, विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। पर सामूहिक प्रतिध्वनि के साथ में इसको पारित कराने में अपना योगदान दें। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। I shall now put the amendment moved by Dr. John Britas for reference of the Transgender Protection of Rights Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that
that the bill to amend the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members. Number 1, Sri Vikas Ranjan Bhattacharya, Dr. John Britas, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Jose K. Mani, Sri Santosh Kumar P, Sri A. Rahim, Dr. V. Sivadasan, Sri Tiruchi Siva, Sri P.P. Sunil, with instructions to report by the last day of the first week of the next session 271 first of the Rajya Sabha. Please, no comment. Sit per baitkar, no comment. Please. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sriman Tiruchi Siva for reference of the Transgender Protection of Rights Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill to amend the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members. Sri Shakti Singh Gohil, Sri Derek O'Brien, Professor Ram Gopal Yadav, Sri Tiruchi Siva, Dr. John Britas, Sri Santosh Kumar P, Sri Prem Chand Gupta, Sri Sanjay Singh, Sri Abdul Bahab, Sri Jose K. Mani, with instructions to report by the last day of the first week of the next session 271 first of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the amendment is negative. Please, I have to follow the rules, Mantri ji. The question is that the Transgender Persons Protection of Rights Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 9 amendments. Number 1 and 2 by Sriman Tiruchi Siva. Not present. Number 5 and 6 by Dr. V. Sivadasan. Not present. Number 10 to 14 by Dr. John Britas. Not present. So amendments not moved. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There is one amendment. Number 3 by Sriman Tiruchi Siva. Are you moving the amendment? Not present. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There are 6 amendments. Number 4 by Sriman Tiruchi Siva, not present. Number 7 and 8 by Dr. V. Sivadasan, not present. Number 15 to 17 by Dr. John Britas, not present. So amendments not moved. Yes. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 9 by Dr. V. Sivadasan, not present. Number 18 to 19 by Dr. John Britas, not present. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, Clause 6 is adopted.
Clause 7 stands part of the bill. There are two amendments, number 20 and 21. Number 20 and 21 by Dr. John Brittas. Are you moving amendments? Not present. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There is one amendment, number 22 by Dr. John Brittas. Not present. Amendment not moved. I shall now put clause 8 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Dr. Virendra Kumar ji to move that the bill be passed. माननीय उपसभापति महोदय जी, विधेयक को पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed.